दोस्तों यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है यह 16 और 17 अप्रैल को होने जा रही है। आपके पास समय अब बहुत सीमित बचा हुआ है। तो इसमें जो जीएस पूछा जाएगा कुल मिला के 30 प्रश्न होंगे। तो उसी के लिए ये बूस्टर डोज आपको प्रतिदिन दिए जाते हैं। ये आपका 15वां बूस्टर होगा। इसके पहले आपको बता दें कि जीएस में जो भी टॉपिक हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार पुनः इसको देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जीएस के अंतर्गत जो यहाँ पर कुल 6 यूनिट हैं, इससे 30 एमसीक्यू यानी कि 60 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो 60 प्रश्न हैं ये निर्णायक भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी ये मेरिट आपका जो सब्जेक्ट होगा और जीएस होगा दोनों को जोड़कर बनेगा। तो जितने अधिक अंक आप यहाँ पर ले आ पाएँ, यानी कि जितने अधिक प्रश्न आप सही कर पाएंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। करंट अफेयर बहुत ही विस्तृत है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि करंट अफेयर आखिर कितना पढ़ा जाए। तो देखो, लास्ट 6 मंथ, जैसे कि आपकी जो परीक्षा है यह अप्रैल में होने जा रही है। 16 और 17 अप्रैल को आपकी परीक्षा है और ये आपका चौथा महीना होगा 2025 का। लेकिन ये इतना पर्याप्त नहीं होगा, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे कम से कम तो 15 मार्च तक का जो करंट है ये तो हमको पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न बन जाए। कई बार ऐसा देखा भी गया है। तो 15 मार्च तक का जो करंट है वो हम पूरा करेंगे। और 15 मार्च से पहले, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च हो गया, इसके पहले दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया और अक्टूबर हो गया। लेकिन उससे भी हम 2 महीने पीछे चलेंगे। अक्टूबर से पहले आपको सितंबर भी पूरा करवाएंगे और अगस्त भी करवाएंगे। तो यहाँ से जो पूरा का पूरा करंट है वो हम लेके चलेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना आने पाए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर पाएँ। और यही प्रयास रहता है कि जो भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ वो आपको याद रखने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से भी लगभग 5 प्रश्न आपके बनेंगे। तो ये दोनों क्लासेज आपकी हो चुकी हैं, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पर भी। आईसीटी से भी लगभग 5 प्रश्न होंगे, इन्वायरमेंट से 5 प्रश्न होंगे। इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, देखो कहने के लिए ये एक में ही दे दिया गया है, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। लेकिन अब देखो, प्रश्न जो आएंगे हो सकता है सरल आ जाएं, हो सकता है कठिन आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमको पूरा तो करना ही पड़ेगा इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में भी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वो हमको अच्छे से पूरा करना पड़ेगा। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण रहेगी। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी। तो यहाँ पर अभी जो आपकी 4 क्लासेज हैं ये बाकी हैं, ये मेगा क्लासेज होंगी और इसमें मैं आपको प्रयास करूँगा कि लगभग सारे वो टॉपिक पढ़ा दिए जाएं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये आज का बूस्टर डोज नंबर 15 होगा। इसके पहले जो 14 मतलब बूस्टर हो चुके हैं ना, वो देख लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकते हैं। और आज स्पेशल ये है कि मैंने अब एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अब इसके पहले, यानी कि जो परीक्षा आपकी होने वाली है ना, उसमें प्रयास ये रहेगा कि जो पहले के क्वेश्चन हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2016 वाली, ये हुई थी 12 जनवरी 2019 को। शिफ्ट थर्ड में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पर हल करवाएंगे, लेकिन बिल्कुल अपडेटेड। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 की परीक्षा में। देखो, परीक्षा 2016 की है, हुई थी कब? 2019 में 12 जनवरी को। तो इसमें एक प्रश्न आया था कि 2016 का जो पद्म विभूषण है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसको दिया गया था। तो आयोग ने इस प्रश्न को तो हटा दिया था। तो 2016 का तो हमारे लिए रेलिवेंट है नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि क्योंकि यहाँ पर पद्म विभूषण से प्रश्न उठ चुका है, तो हमको पद्म विभूषण 2025 को एक बार ध्यान से देख लेना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा डेटा जो है अपडेट कर दिया है 2025 का। तो 2025 में अगर आप देखेंगे तो कुल जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं इनकी संख्या 139 है। 139 पद्म पुरस्कारों में 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। और ये जो 7 पद्म विभूषण हैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2-3 नाम हैं, जैसे कि शारदा सिन्हा का नाम जरूर याद रखना आप लोग। ओसामू सुजुकी का नाम तो याद ही रहेगा, क्योंकि ये सुजुकी, मारुति सुजुकी के फिलहाल मतलब कि इनकी डेथ हो चुकी है। मरणोपरांत 2 लोगों को जो दिया गया है ये नाम आप याद रखना। इसमें 2 नाम आएंगे, 3 नाम आएंगे। ठीक है, कौन कौन से नाम हैं? 3 नाम याद रखना। एम टी वासुदेवन नायर, ये साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए थे।
ओसामू सुजुकी मरणोपरांत मारुति सुजुकी के मालिक कह लीजिए आप भारत में, इसके जो CEO थे, MD थे। और शारदा सिन्हा मरणोपरांत, जो कि बिहार कोकिला कही जाती हैं। तो 3 लोगों को यहाँ पर मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। संख्या भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि 3 लोगों को मरणोपरांत 2025 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। इसके अलावा डी नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में, न्यायमूर्ति रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेहर जी को सार्वजनिक मामले, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को कला के क्षेत्र में और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो ये 7 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही रिलेवेंट है। यहाँ पर क्या पूछा गया था कि 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2015 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार को जीता था। ये प्रश्न बाद में आयोग ने हटा दिया था, लेकिन अगर हम इसे 2015 की जगह 2025 कर लें तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि 10 साल पहले का ये प्रश्न है, लेकिन रेलिवेंट है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन जो कि गोवा में हुआ था, तो इसके अंतर्गत जो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार है, तो ध्यान देना कि 2024 में, ठीक है, ये 55वां क्रम था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, ये 55वां क्रम था। और इसमें जो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी वो थी लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिक, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं बोगदान मोरेसानू, जो कि लिथुआनिया के ही हैं। इनकी फिल्म का नाम था द न्यू ईयर दैट नेवर कम, ठीक है। तो ये दोनों ही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल अपडेटेड हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था कि इंद्र 2015 क्या है। आपको पता ही है कि इंद्र नामक जो युद्धाभ्यास है भारत और रूस के द्वारा किया जाता है, तो ये भारत और रूस का युद्धाभ्यास है। तो यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि युद्धाभ्यास जो आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हमको याद रखना पड़ेगा। 2016 में 475वीं जयंती किस योद्धा की मनाई गई थी, तो राणा प्रताप जी की, तो ये भी आपको याद रखना है। और स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एग्जैक्टली जो मोदी सरकार के द्वारा 2014 से लेकर अब तक विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, मैं देख रहा हूं कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको मैच करने के लिए दे देते हैं कि आप बताइए कौन सी योजना कब आई थी। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन इसे अगर आप एक जगह लिख लेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। इसे नोट्स जरूर बनाइए और उसका रिवीजन भी आप लोग करते रहिए। स्टैंड अप इंडिया ये संबंधित है SC/ST महिला उत्थान से, यानी कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं हैं उनके आर्थिक उत्थान से संबंधित है स्टैंड अप इंडिया। और स्टार्टअप इंडिया मतलब ये नवाचार से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आया था यहाँ पर, शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे और रिसर्च एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन थे। तो बाकी जो क्वेश्चन पेपर है उसको हमने एक अलग वीडियो में ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया है, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो जाके आप लोग देख लीजिएगा। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें जो है ना करंट जो है वो पूरा करना है 15 मार्च तक। तो ये प्रश्न भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। इसको नाम दिया गया था प्रकृति। क्या नाम था? प्रकृति। और ये था कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका आयोजन नई दिल्ली में 24 और 25 फरवरी को किया गया था 2025 में। और किसने इसको आयोजित किया था? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इसे जो है आयोजित किया गया था। इसे बी के नाम से अक्सर जानते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बी। ये जो है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दो महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूँ, याद रखना। पहली बात कि पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है। तो रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया था, यूएई में। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे देश मंत्री एस जयशंकर जी थे। दूसरी बात कि जो 10वीं साई-फाई फिल्म फेस्टिवल हुई थी, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 10वीं साई-फाई फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया गया था, ठीक है। अभी हाल ही में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब ध्यान देना कि जो यूनाइटेड नेशन का यह महिला शांति सैनिक सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन पहली बार नई दिल्ली में किया गया और ये आयोजन 24 और 25 फरवरी को ही किया गया था। इसमें 35 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। बात करें अगर यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो 1945 में इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर के दिन, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसमें 193 देश सदस्य हैं। फ्रेडरिक मर्ज का नाम याद रखना। फ्रेडरिक मर्ज जो हैं ये जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं। कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज।
ठीक है। इसके अलावा ISS मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री। तो क्योंकि ये पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है जॉन मैकफॉल, और ये ISS मिशन के लिए चुने गए हैं। ये किस देश से हैं? तो ये ब्रिटेन के निवासी हैं, ये भी याद रखना। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि शुभांशु शुक्ला जो कि लखनऊ से हैं, उनको भी इस मिशन के लिए चुना गया है। वो और इस मिशन के लिए चुने जाने के लिए आपको एक्सियोम 4 मिशन याद होगा। एक्सियोम 4 मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया था। तो ISS मतलब ISS ये होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर अवार्ड है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे कि वोमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी, ये किसको प्रदान किया गया है? तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में ये पुरस्कार है, वोमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड, ये दिया गया है किसको? निधि कर को दिया गया है। निधि कर कौन है? ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, अर्थनेस्ट नामक संस्था है उसकी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, अर्थनेस्ट, ठीक है। और ये जो वोमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये प्रदान करता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि ब्रिटिश संसद के अंतर्गत आता है। और निधि कर ने काम क्या किया है? तो इन्होंने बायोडिग्रेडेबल बायो बैग बनाए हैं। मतलब बायो बैग आप समझ रहे हैं ना, ये जैव अपघटनीय होंगे, यानी कि प्रकृति के लिए ये हार्मफुल नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, अब क्योंकि बात यहाँ पर अवार्ड की हो रही, तो ये अवार्ड एक बार रिवीजन इसका कर लीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 ये 4 लोगों को प्रदान किए गए हैं। पहला नाम आएगा मनु भाकर, जो कि शूटिंग से संबंधित निशानेबाज हैं। दूसरा नाम आएगा चेस चैंपियन डी गुकेश का। तीसरा नाम आएगा हरमनप्रीत सिंह, ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और चौथा नाम आएगा प्रवीण कुमार जी का। प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। 4 नाम हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं के: मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। इसी के साथ ये भी याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 ये दिया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन को। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन, और ये कहाँ पर स्थित है? तो हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको हैदराबाद में। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अंतर्गत जो झांकी निकाली गई थी, उसमें टॉप 3 जो झांकी चुनी गई है, उत्तर प्रदेश की पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा है, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की झांकी है। मंत्रालयों में जनजातीय कार्य मंत्रालय की जो झांकी थी उसको पहले स्थान पर रखा गया है। RBI 2016 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाता है। आपको पता ही है कि डिजिटल जो फाइनेंशियल आजकल लेन देन हो रहा है, उसके लिए वित्तीय साक्षरता बहुत ही जरूरी है। तो 2016 से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाना शुरू किया था। इसे 24 से 28 फरवरी के बीच में मनाया गया था। इसकी थीम रखी गई है फाइनेंशियल लिटरेसी वुमन प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी वुमन प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें याद रखना। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भोपाल में। और ध्यान देना कि मध्य प्रदेश को निवेश केंद्र के रूप में बदलने के लिए 18 नई औद्योगिक नीतियों का अनावरण भी किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स, देखो क्लास बहुत लंबी मैं नहीं रखता हूँ, कारण ये होता है कि मुझे पता है कि आप लोग खुद भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए प्रतिदिन प्रयास करता हूँ कि आपके लिए बूस्टर डोज आते रहें, और यही प्रयास रहता है कि आपको सही तरीके से गाइडलाइन यहाँ पर गाइडेंस आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनको बिल्कुल आप लोग कंठस्थ रखिएगा। एग्ज़ाम में यहाँ से आपको देखेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, हमसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश सर्च करके उसको ऐड कर लीजिएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू।